कहते हैं कि दिल्ली दिलवालों की और दिलबरों की है। कहते तो ये भी हैं कि दिल्ली दिलफरेबों की भी है। और विधु यानी विद्युत नुमानी में ये सारे गुण थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे, अबे दिल्ली से हो क्या। विधु दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, लेकिन जेब में पैसा न होने की वजह से वो बिल्कुल सिंपल तरीके से रहता था। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के रात को सड़कों पर मोटर बाइक दौड़ाते थे, लेकिन विधु यानी विद्युत नुमानी कमरे से कॉलेज और कॉलेज से गर्लफ्रेंड मोनिका के साथ थोड़ा वक्त बिताना और फिर दुकान से डिलीवरी ले जाकर पहुंचाना, और फिर जब दुकान से छुट्टी मिली तो घर पहुंच जाना। हाँ, जब वो कभी कभी लोगों को सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाते देखता तो कहता कि बस एक दिन मैं भी ऐसे ही बाइक में चश्मा लगाकर बैठूंगा और मोनिका मेरे पीछे, और फिर सारी दिल्ली हमें देखेगी। कान में रखा हुआ परनॉल भी काम नहीं आएगा, विधु ने कहा और दवा की शीशी जमीन पर गिरा दी। जैसे ही उसने शीशी को गिराया तो शीशी फूट गई। अबे साले, क्या कर रहा है, तेरा दिमाग कहाँ है। और विधु के गर्दन में जाकर एक चपेट रख दी। जिन्होंने विधु को चपेट मारा था वो दुकान के मालिक चमन लाल था। उसकी दुकान का नाम चमन मेडिकल स्टोर था। चमन लाल विधु को गुस्से से बोला कि ये शीशी का पैसा तेरा बाप भरेगा। मैं इस शीशी का पैसा तेरे सैलरी से 4 गुना ज़्यादा काटूंगा ताकि तू अगली बार ध्यान दे। विधु कहता है, मालिक धोखे से गिर गई और मन में सोचता है कि जितना पैसा चमन लाल उसकी सैलरी से काट रहा है उतने में वो मोनिका को एक सूट दिलवा देगा। चमन लाल विधु के करीब आकर एक चपेट और लगाने वाला ही था कि तभी दुकान में रखा हुआ फ़ोन बजने लगता है। जितना प्यार विधु मोनिका से करता था, शायद मोनिका भी उसे उतना ही प्यार करती थी। दुकान के बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। विधु ने कॉल रिसीव किया और बोला, हेलो, करोल बाग फेमस चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ, बोलिए सर। विधु जब भी कोई कॉल चमन मेडिकल स्टोर में आता तो ऐसे ही बोलता था। सामने से एक आवाज़ आई और उसने बोला कि मैं भोगल होटल कमरा नंबर 405 से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से डिलीवर्ड कर दो। वो आवाज़ एक लड़के की थी। जैसे ही विधु ने उस आवाज़ को सुना उसे कुछ जानी पहचानी सी आवाज़ लगी। विधु ने कहा, बोलिए सर, क्या ऑर्डर है, मैं अभी नोट कर लेता हूँ। हाँ तो लिखो, हार्टबीट की 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। विधु जैसे ही हार्टबीट का नाम सुना तो वो शर्मा गया और पेन चलाना बंद कर दिया। असल में हार्टबीट के नाम का एक कंडोम आता था। भले ही विधु 5 साल से मेडिकल स्टोर में काम कर रहा था, लेकिन उसे इन चीज़ों से ही शर्माती थी। सामने से आवाज़ आई, भाई लिखा या नहीं लिखा। विधु ने कहा, लिख लिया सर, लिख लिया। सामने से आवाज़ आई, लिख लिया तो तुरंत लेकर निकल। विधु ने कहा, सर पानी बहुत तेज़ हो रहा है, अभी मैं वहाँ नहीं आ सकता। सामने से आवाज़ आई, तू जानता है कि तू किसे मना कर रहा है। विधु ने कहा, सर पानी बहुत तेज़ हो रहा है, मैं भीग जाऊंगा इसलिए नहीं आऊँगा। उस लड़के ने गुस्से में बोला, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं राहुल नुमानी बोल रहा हूँ। जैसे ही ये आवाज़ चमन लाल ने सुना तो उसने विधु के हाथ से फ़ोन लेके बोला, जी सर, आपका ऑर्डर अभी डिलीवर्ड हो जाएगा, मैं अभी भेज रहा हूँ। और सामने से फ़ोन कट हो गया। चमन लाल ने गुस्से से विधु को देखते हुए बोला, साले दुकान बंद कराएगा क्या तू मेरी। जानता भी है कि वो कौन है, वो चाहे तो अभी हमारी दुकान बंद करवा देगा। जैसे ही विधु ने चमन लाल के मुंह से ये सुना तो वह सिर नीचे करके देखने लगा। और चमन लाल ने विधु से कहा कि तू अभी इसी वक्त उसका ऑर्डर देकर आ और ले मेरी बाइक की चाबी। जैसे ही विधु ने चमन लाल को इतना डरा हुआ देखा तो विधु मना करने ही वाला था, लेकिन उसके दिमाग में आया, क्यों ना आज पहले ऑर्डर देकर मोनिका को बाइक में लेकर इंडिया गेट के एक चक्कर लगा दूं। और फिर विधु बाइक लेकर निकल गया। तेज बारिश हो रही थी। तभी विधु उस होटल में पहुंच जाता है और होटल के अंदर घुसते ही अपना इंक कोट उतारता है और काउंटर में जाकर रूम नंबर 405 पूछने लगता है। काउंटर में पता चलने के बाद वो रूम नंबर 405 के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा और बाहर से ही रूम नंबर 405 की बेल बजा देता है। तभी वह लड़का जो रूम नंबर 405 के अंदर था वह एक लड़की से कहता है कि देखो, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ, एक पार्सल आया है, उसे तुम रिसीव कर लो। तभी वह लड़की रूम के दरवाजे के पास जाकर रूम खोल देती है। जैसे ही रूम खुलता है विधु कहता है, सर आपका सामान। उसने इतना कहा ही था
जब उसने उस लड़की को देखा तो वह उससे बोला, मोनिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोनिका भी डर गई और चिल्लाते हुए बोली, विधु मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी तबीयत खराब है, फिर तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ गए। फिर रूम के अंदर से राहुल की आवाज़ आई, डार्लिंग क्या हुआ? राहुल दरवाजे के पास आ गया और उसने बोला, क्या बे क्या हो गया? विधु का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। तभी विधु राहुल के मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी मोनिका बीच में आते हुए विधु को बोलती है, साले विधु फटीचर, बस कर, तेरे साथ रह रहकर मैं बोर हो चुकी हूँ। और एक थप्पड़ विधु के गाल पर मार दिया। विधु यह देखकर बिल्कुल निराश हो गया और उसने मोनिका को देखा जो कि राहुल के सीने में जाकर चिपक चुकी थी। राहुल मोनिका से पूछता है, क्या हो गया डार्लिंग? तभी मोनिका बोलती है कि यह फटीचर मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, इसके पास एक बाइक खरीदने की औकात नहीं है। अरे बाइक की छोड़ो, यह इतना गरीब है कि इसको अपने कपड़े तक चेंज नहीं कर सकता, सालों से वही पहनता है। राहुल ने विधु को देखा और बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारा एक्स BF। और उसने विधु के पास जाकर वो थैली ली और वो बोला कि देख फटीचर, यह मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ यूज करने जा रहा हूँ। और उसने मोनिका की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मोनिका भी उसके तरफ देखकर मुस्कुरा दी। तभी विधु बहुत ही ज़्यादा निराश हुए जा रहा था। तभी मोनिका विधु से कहती है कि आज के बाद मेरे नंबर पर कॉल या मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? विधु वहाँ से जा रहा था और उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ आती, अबे सुन, पैसे तो लिए जा अपने इस पार्सल के। विधु को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और वह नीचे चला जा रहा था। सीढ़ियों के उतरने के बाद उसने अपना इंक कोट लिया और बाहर चला गया। उसे पहली बार प्यार हुआ था और पैसे की कमी से ना कि उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। विधु जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज़ बिजली कड़की। बारिश जो थमी थी वो एकाएक फिर झमाझम बरसने लगी। विधु के यह देख जो उसके आंसू कुछ देर पहले थमे थे वो फिर गिरने लगे। उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि मोनिका की पहचान उसको पता चल गई थी कि वह लड़की केवल पैसों पर मरती है। वो तो उसके साथ घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने उसका घर बसाने से पहले ही बचा लिया। विधु को दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसे आगे चल के यही दुख खुशी देने वाला था। लेकिन एक चीज़ थी जो विधु को परेशान कर रही थी, वो थी उसकी हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई पैंट की जेब पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो विधु सिर्फ रोटी खाकर काट लेता था। वो कब से कोशिश कर रहा था कि वह एक अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कोई काम देने को तैयार नहीं था। उसने अपने दिल को दिलासा देते हुए बोला कि शायद मोनिका पर खर्च करने वाले पैसे अब बचेंगे तो शायद उसके हालात सुधर जाएंगे। पर फिर भी वह रातों रात रईस नहीं बन जाने वाला था। वह तेज से आसमान में चिल्लाया कि अगर मेरे साथ ऐसे ही करना था तो मुझे यहाँ भेजा ही क्यों भगवान। वो जितनी तेज से चिल्ला सकता था उतनी तेज से चिल्लाया। उसके आवाज़ से आसपास खड़े लोग एक बार तो डर गए थे। विधु ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी से जाकर मिल गए थे। जैसे ही वह और फूट के रोने को किया तो उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही विधु ने उस फ़ोन को निकाल कर मैसेज पढ़ना शुरू किया तो उसके तो आँख ही चमक गई। अचानक उसके आंसू हंसी में बदल गए और वह ज़ोर ज़ोर से सड़क पर नाचने लगा। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से नुमानी परिवार का वारिस विद्युत नुमानी विधु ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वह ज़मीन और सारी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। आखिर कौन है विधु, क्या थी उसकी असलियत और कैसे वह रातों रात इतने गरीब से इतना अमीर हो गया था। बाकी की स्टोरी पार्ट 2 में और सुनते रहिए A1 लाइफ FM पर सिर्फ।